गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यानी पर्यावरणीय जो समस्या है जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, तो अपन ने पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है जल प्रदूषण। यानी जल प्रदूषण क्या होता है, या जल प्रदूषण किन किन कारणों से, किन घटकों से होता है, या जल प्रदूषण को दुष्परिणाम या जल प्रदूषण के क्या परिणाम हो सकते हैं, या इसको नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। इन सभी बातों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर नॉर्मली या सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो जल प्रदूषण वो प्रदूषण है जो किसी भी तरह से मानव द्वारा या प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा कहीं भी जल में किसी अपशिष्ट पदार्थों का विलय हो जाना या अवांछित पदार्थों का विलय हो जाना, वो विलय होने के बाद में जो जल पीने योग्य या जीव जंतुओं के रहने योग्य अगर नहीं हो, ऐसे जल को या ऐसे अपशिष्ट जल को अपन क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। यानी दूषित जल अपन कह सकते हैं। जैसे समुद्री जीव जंतु जो मछलियां वगैरह मर जाती है, ऐसे जल में वो रह नहीं सकती है। इस प्रकार के जल को अपन क्या कह सकते हैं, दूषित जल, या मानव या जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए जो हानिकारक जल हो, उसमें कई सारी अशुद्धियां मिल जाती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जल प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले अपन पहली बात करते हैं कि जल प्रदूषण यानी जल की भौतिक, रासायनिक तथा जीवीय विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसा जल जो भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से या जिनका जीवों पर प्रभाव पड़ता हो, यानी कोई प्रदूषित जल है जिनका जीवों पर प्रभाव पड़ता हो, उनका हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो करने से करने वाले परिवर्तन को अपन जल प्रदूषण कहते हैं। यानी भौतिक गतिविधियां हो, जैसे ताप दाब आदि के कारण कोई जल दूषित हो जाता है, या रासायनिक उर्वरक, जैसे अपन कृषि में रासायनिक उर्वरक काम में लेते हैं, उद्योग धंधों में जो रंगाई छपाई का कार्य रंगों द्वारा होता है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है, या उद्योग धंधों में जितने भी रसायनों से घुले मिले गंदे जल का जो नदियों में बहाव हो जाता है या तालाबों में या सागरों में बहाव होता है, उसके कारण जो परिवर्तन होता है जिससे जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार के जल को अपन क्या कहते हैं, जल प्रदूषण या प्रदूषित जल कहते हैं या दूषित जल कहते हैं। दूसरी परिभाषा की बात की जाए तो प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित प्रक्रिया, यानी प्राकृतिक रूप से जैसे ज्वालामुखी फट गया, जैसे भूकंप आ गया, जैसे बाढ़ आपदा आ गई, तो इस प्रकार से जो अगर भूस्खलन हो गए, इस प्रकार से जो अगर जल प्रदूषित होता है, एक तो वो जल, और दूसरा अन्य स्रोतों से, जितने भी अन्य स्रोत हैं, कृषि उद्योग धंधे जो मानव द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा अन्य स्रोतों के अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। और ये जो विषाक्तता, ये जो जल दूषित होने की जो समस्या है, विषाक्तता तथा सामान्य स्तर से भी कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए जो हानिकारक होता है, यानी ऐसा जल जिसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, वो उस स्तर से नीचे चली जाती है, जिसमें जो जलीय जीव है वो उनके मरने की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जल दूषित हो जाएगा। ऑक्सीजन जो श्वास लेने के लिए काम आती है, अगर वो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो वो जल एकदम प्रदूषित माना जाएगा, जिसके कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है और संक्रामक रोग फैलने लगते हैं। जब जल दूषित हो जाएगा तो जीव जंतु मर जाएंगे, और वही जीव जंतु मरे हुए जो जल का अगर कहीं दूसरी जगह उपयोग होगा, जैसे नहर, जैसे खुले नहरी क्षेत्र है, तो वहां जीव जंतु जो पशु वगैरह अगर पशु उसमें मर जाते हैं, जैसे नदियों या नहरों झीलों में, और वही जल फिर मानव द्वारा अगर काम में लिया जाता है तो जो प्रदूषित जल है उसके कारण जो मानव जनित कई सारी बीमारियां फैल जाती है। और इसी प्रकार अपन इसको कहते हैं, जो बीमारी युक्त जल है, जो प्रदूषित जल है, इसको ही अपन क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। जो जल प्रदूषण के जो स्रोत है, जो दो प्रकार के जल प्रदूषण किन किन स्रोतों से होता है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक स्रोत होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि मानव निर्मित स्रोत होते हैं या मानव जनित स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में जैसे किस प्रकार जल प्रदूषित होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी फटने से जो जो जलीय, सागरीय या स्थलीय जो जितने भी जल के बड़े स्रोत हैं,
जिनके आसपास अगर ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है, राख है या अन्य जहरीली गैस है, उन गैसों के कारण जो जल दूषित हो जाता है उसको अपन कहते हैं ज्वालामुखी द्वारा दूषित। फिर अपन बात करते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों में मृदा अपरदन द्वारा, यानी कहीं जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं मृदा का अपरदन हो रहा है तो वहां की जो गंदी मिट्टी है या जो अन्य मिट्टी के साथ में अपरदित पदार्थ है उनके कारण जो जल का प्रदूषण हो रहा है। या अपन कह सकते हैं भूस्खलन, यानी जो मृदा का अपरदन या किसी बड़े पहाड़ी चट्टानी या टुकड़े का टूटकर नीचे की ओर आना, समुद्र जल में मिल जाना, नदियों में मिल जाना, जिसके कारण जो दूषित जल होता है उसको अपन कहते हैं भूस्खलन द्वारा भी प्रदूषित जल होता है। और जैसे अपन कहते हैं प्राकृतिक रूप से जैसे हड्डियों वगैरह है उनके कारण भी जो जल दूषित हो जाता है, जो जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो कई दिनों तक पड़े रहने जैसे सड़ने गलने से जो प्रक्रिया होती है उनके द्वारा भी जो जल प्रदूषण होता है। फिर अपन बात करते हैं नदियों में अवसाद या जलोढ़कों के रूप में, यानी जब नदियां जो सदाबहानी नदियां हैं उसका जल शुद्ध रहता है, लेकिन जो सदाबहानी नदियां नहीं है जो कम समय के लिए चलती है, उन नदियों के जो मार्ग है उनमें कई सारे अवशिष्ट कूड़ा करकट जमा होते रहते हैं, जो जलोढ़क है वो जमा होते रहते हैं। और जब नदियों का जो वो पानी अगर अपन काम में लें या जब वर्षा ऋतु में वो नदी आएगी तो वो नदी क्या होगी, प्रदूषित होगी, क्योंकि उसका जो जल है इतनी सारी कूड़े करकट की या प्रदूषित सामग्री से जलोढ़क या उनके नदी के पेटे में इतना सारा जो कूड़ा करकट है जो प्रदूषित है उसके संपर्क में आने से जो जल भी है वो प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार को अपन कहते हैं कि नदियों के जमाव, नदियों के जो जलोढ़क है उनके द्वारा भी जल का प्रदूषण होता है। जो सदाबहार नहीं बहती है उन नदियों में ऐसा ज्यादातर होता है या उन नदियों में देखने को ये सबसे ज्यादा मिलता है। फिर बात करते हैं मानव स्रोतों से किस प्रकार जल प्रदूषित होता है। तो मानव स्रोत में अपन सबसे पहले बात करते हैं उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं बड़े बड़े। तो इनमें क्या होता है, जब इनका बड़े बड़े तौर पर इनका उत्पादन होता है इन फैक्ट्रियों, मिलों, उद्योगों में, तो वहां पर जो रासायनिक प्रक्रिया से जो जल का निष्कासन किया जाता है, जैसे वहां फैक्ट्रियों में जो जल उपयोग में ले लिया या काम में ले लिया, उसके बाद में जब उस जल की निकासी की जाती है तो वो जो जल की निकासी है वो अगर कहीं पास के नाले में या कहीं समुद्री भाग में या कहीं झीलों में या कहीं सागरीय क्षेत्र या सागरीय बेसिन की अफवाह बेसिन की तरफ जाता है तो वो जल नदी के संपर्क में आने से वहाँ की जो नदियाँ हैं वो प्रदूषित हो जाएगी, वहाँ का जो सागरीय भाग है वो प्रदूषित हो जाएगा इसके रासायनिक निर्मित जल से, रासायन युक्त जल से। फिर बात करते हैं नगरीय मलमूत्र द्वारा, जैसे बड़े बड़े महानगर है, बड़े बड़े महानगरों में जो सीवरेज लाइनें होती है उनका जो जल है, उनकी जो जल की निकासी सही रूप से नहीं होती है या अविवेक तरीके से होने के कारण वो जल कहीं ना कहीं जाके नदी में, नाले में, सागर में, झीलों में गिरता है और उस जल को, जिससे वो सागर जल को, नदी के जल को प्रदूषित कर देता है। फिर अपन बात की जाए कृषि में उर्वरक, जैसे अपन बात करते हैं कि जो मानव जो कृषि कार्य करता है उस कृषि कार्य में जो जितने भी रासायनिक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं या मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए या फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जितने भी जो रासायनिक बीज है, हाइब्रिड बीज है या रासायनिक दवाइयाँ हैं जो खाद बीज काम में लेता है, उनके कारण मिट्टी की जो क्षमता है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन जो मिट्टी की क्षमता में घुले हुए अपशिष्ट या जो रासायनिक पदार्थ है, जब वर्षा ऋतु होती है तो वो वर्षा ऋतु के साथ में वो जल के साथ बह जाते हैं और वो नदियों में, नालों में कहीं जाके वो जल को प्रदूषित कर देते हैं या तालाबों में जाएगा तो वहाँ का जल है वो प्रदूषित हो जाएगा। या अपन ये भी कह सकते हैं जो रासायनिक खाद बीज उर्वरक है ये जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हुए धीरे धीरे ये क्या जमीन के अंदर चले जाएंगे और वहां पर फिर भूमिगत जल के संपर्क में आकर उस जल को भी प्रदूषित कर देंगे। अगली बात करते हैं जन समूह है, धार्मिक स्थल है, जैसे कहीं पर भी जैसे अपन बात करते हैं जन समूह की बात की जाए तो अपन जैसे कहते हैं भाई कुंभ का मेला भरता है तो कुंभ के मेले में लाखों लोग आते हैं, तो वहाँ जो उस समय या उस पर्यावरण में, उस वातावरण में जब
जल का जहां कहीं भी उपयोग होता है तो इतने सारे बड़े जन समूह का या इतने बड़े दलों का जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वहां पे जो गंदगी फैलती है, उस गंदगी के कारण जो जल का प्रदूषण होता है, या कुंभ के मेले में स्नान करने से वहां पर जो प्रदूषण होता है, इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो जन समूह है, धार्मिक स्थल है, जैसे 12 मास में एक बार कुंभ का मेला भरता है तो वो अलग अलग जगह पर प्रत्येक स्थान पर वापस 12 मास में भरता है, बाकी ऐसे 3-4 बार भरता है साल। तो जब वहां पे इतने बड़े जन समूह द्वारा जो काम में लिया जाता है, उपयोग में लिए गए जल, जब उसकी निकासी सही तौर पे नहीं होगी या अविवेकपूर्ण तरीके से होगी तो वो जल प्रदूषण के रूप में आगे जाएगा और उस जल को अपन क्या कहेंगे, प्रदूषित जल कहेंगे। तो इस प्रकार अपन ने पढ़े जो जल प्रदूषण के स्रोत होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जल प्रदूषण के प्रकार, यानी कि जल प्रदूषण किस किस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण एक तो जल के भंडार की दृष्टि से या उनके स्रोत के भंडार की दृष्टि से अपन इसको 3-4 भागों में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन जो जल भंडार व स्रोत के आधार पर जो प्रदूषण के प्रकार है, भूपृष्ठीय जल का प्रदूषण या नदी का प्रदूषण। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो भूपृष्ठीय जल है या जो नदी का जल है उसमें मानव द्वारा जो हड्डियों का विसर्जन किया, जैसे गंगा नदी में जो विसर्जन किया जाता है, या जो जीव जंतु है, सड़े गले जीव जंतु है, या सड़े गले पेड़ पौधे हैं, या और कहीं कूड़ा करकट है या अवसाद है, जब वो नदी के अक्वा बेसिन में डाल दिया जाता है, तब जब वर्षा ऋतु में जब नदी में पानी आता है तो वो जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा, और वो प्रदूषित पानी जब नदी के आगे कहीं भागों में जाएगा तो कहीं जहाँ नदी का पानी उपयोग में लिया जाता है वहाँ पर वो रोग या बीमारियां फैलाने का काम भी करता है, या जो वो जल प्रदूषित जल आगे काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार नदियों में औषधों के द्वारा, कूड़ा करकट के द्वारा, इनके द्वारा भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। फिर बात की जाए झील, जो नदी, अब झील, जहां कहीं जो कोई नदी है जिस झील में गिरेगी तो जहां से अपुआ बेसिन से शुरू होती है वहां से जितनी सारी गंदगी है अपने साथ जलोढ़ों को लेकर जाएगी, और आखिरकार में जहां कहीं सागर है, झील है, वहां पर जाकर नदी अगर उसमें गिरेगी तो उस झील को भी प्रदूषित कर देगी। और जैसे अपन कहते हैं कई पर्यटक झीलें हैं, जैसे अपन उदयपुर, राजस्थान में अपन बात करें, उदयपुर में फतेह सागर है, पीरचोला झील है। अगर इन झीलों के आसपास पर्यटन स्थल हैं तो जो पर्यटन स्थल पर जो काम लिए जाने वाले पदार्थ हैं, जो कूड़ा करकट है उपयोग में लिए जाने वाले, या वहां का जो प्रदूषित जल है, अगर कहीं ना कहीं रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर नदी में या उस झील के अंदर जाता हो उसका पानी, तो वो भी झील है धीरे धीरे प्रदूषित होती जाएगी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं झीलें भी प्रदूषित होती हैं, जल प्रदूषण होता है झीलों में भी। फिर कहते हैं भूमिगत जल प्रदूषण या सागरीय जल प्रदूषण। सागरीय जल प्रदूषण का मतलब है, जैसे अपन कहते हैं जितने भी बड़े बड़े महासागर है जहां पर क्या होता है कि जो हवाई जहाज वगैरह, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते रहते हैं, जब कभी वो क्रैश हो जाते हैं तो जिस सागर के ऊपर वो मलबा आकर गिरता है तो उसके कारण जो लोहे ऑक्साइड है, जितने भी जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उनके कारण जो कूड़ा करकट सागरों में जमा हो जाता है। या अपन कहते हैं कि जो नाभिकीय परीक्षण या जो भूमिगत परीक्षण किए जाते हैं, जो सागर में जो परमाणु बमों के जो परीक्षण किए जाते हैं, उसके कारण जितना भी प्रदूषण होता है उसमें रासायनिक गैसें भरी होती हैं, और जब वो परीक्षण किया जाता है तो वहां के सागर का जल प्रदूषित होगा, क्योंकि बड़े तौर पर किया जाता है तो बड़े तौर पर इनका प्रदूषण होता है। या अपन कह सकते हैं जैसे सागरीय तट के किनारे अपन जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, जैसे उपग्रह छोड़ने के जो स्थान होते हैं, वहां से जो जितना भी उनके थ्रू निकलने वाला रासायनिक जो जैव पदार्थ होता है, जो जितना भी धुआं होता है, उनके कारण जो सागर है, जो उनका जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। अगली बात करते हैं अपन के भूमिगत जल का प्रदूषण कैसे होता है, कि हम तो ऊपर हैं और भूमि के अंदर जल का प्रदूषण कैसे होगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे किसान कृषि कार्य में जो भूमि में जो काम लेता है, रासायनिक बीज, खाद, बीज, उर्वरक, इनके जो रासायनिक खाद, बीज, उर्वरक किसान अगर लगातार सिंचाई करता रहता तो उस सिंचाई के साथ में जो रासायनिक खाद बीज है वो गलकर जमीन के अंदर जाते रहते हैं।
जमीन के निचले स्तर में जाते रहते हैं और जल के साथ हमेशा नीचे चले जाते रहते हैं, और जिनके कारण जो भूमिगत जल के स्रोत में संपर्क में आने के कारण जो ये प्रदूषित जल है, तो उनके कारण भी क्या होता है, भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। अगली बात करते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव। अब जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो जल प्रदूषण के प्रभाव से महामारी फैलना, जैसे बड़े तौर पर अगर जल का प्रदूषण हो रहा है तो वहां पर रोग फैल जाएंगे, महामारी फैल जाएंगे। जैसे अपन कहते हैं कि डायरिया रोग हो गए, पेचिस हो गए या तपेदिक रोग हो गया। यानी जल में अगर जल प्रदूषित है, अगर प्रदूषित जल के पीने से, प्रदूषित जल के उपयोग करने से, प्रदूषित जल के संपर्क में आने से जितने भी रोग होते हैं वो किससे रोग होते हैं, जल प्रदूषण से रोग होते हैं, उनसे जो महामारी फैलती है उसके कारण। अगली बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में पेट में कैंसर या स्क्लेरोसिस, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र है, अब वहाँ जो पहाड़ी इलाकों में जो वर्षा का जो जल होता है, जो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उस जल को जो वर्षा का जल है इकट्ठा करते हैं। वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन जब वो पहाड़ी चट्टानों के ऊपर से होकर आता है तो उसके साथ में कई सारी गंदगियां हो जाती हैं, और उसके साथ में मिट्टी के छोटे छोटे कण भी साथ में आ जाते हैं। जब मानव उसी जल का उपयोग करता है तो जो मिट्टी के कण है वो पेट में चले जाते हैं, और उसके कारण, उस प्रदूषित जल के कारण पेट में कैंसर भी हो जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं पेट का कैंसर भी हो सकता है। फिर अगली बात की जाए पारा व सीसा के से प्रदूषित जल में मिनी माता रोग, यानी जो तत्व है जैसे अपन के मानते हैं पारा और सीसा, जो इन तत्वों के जल के संपर्क में आने से जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। जैसे अपन कहते हैं कहीं बाहर लोहा पड़ा है और वर्षा आई, तो जब लोहा पड़ा था तो वर्षा आई, तो वर्षा जल के साथ में लोहे की क्रिया करके जब वह जंग लग जाता है तो वो रासायनिक प्रक्रिया, उसके कारण, जंग के कारण वो जल प्रदूषित होता। इसी प्रकार सीसा व पारा के संपर्क में आने से भी जल में कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, उनके साथ कुछ प्रक्रिया हो जाती है या प्रतिक्रिया हो जाती है, उनके परिणाम स्वरूप मिनी माता रोग हो जाता है। जल के संपर्क में अगर सीसा या पारा आएगा तो मिनी माता रोग होगा। जहरीले रसायनों से जीव जंतुओं की मृत्यु, जैसे अपन बात करते हैं किसी सागरीय जल है, नदी है, तालाब है, अगर उसमें कहीं जहरीले जीव जंतुओं के मरने से, जैसे किसी में जेल में या तालाब में सांप वगैरह मर गया, मगरमच्छ मर गया, घड़ियाल मर गया, तो उनके कारण जो या अन्य कुछ जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जिनके कारण जल का प्रदूषित होता था। इन प्रदूषण के कारण, इन जहरीले प्रदूषण के कारण जो जल मानव द्वारा या जो जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाएगा तो वो प्रदूषित जल के कारण जीव जंतुओं की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार जल प्रदूषण जीवों के लिए हानिकारक है। फिर बात करते हैं लवणता युक्त जल से मिट्टी का लवणीय होना, यानी जो लवणीय जल है, जो अधिक लवणता युक्त जल है, उसके कारण क्या होता है, मिट्टी में भी लवणता आ जाएगी और मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, फसलों की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि जो लवणता को जब जल में अधिक से अधिक मात्रा में रहेगी तो बार बार उस लवणीय जल का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ह्रास पहुंचता है, या मिट्टी में या फसलों की उत्पादन क्षमता भी कम होती है क्योंकि लवणीय मिट्टी है। फिर बात की जाए ऑयल, सिल्क या पेट्रोलियम से सागरीय जीवों की मृत्यु, जैसे अपन कहते हैं कि जल प्रदूषण का सबसे बड़ा एक स्रोत ये भी होता है कि जो महासागरीय क्षेत्रों में या समुद्री क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी पेट्रोलियम पदार्थों का जो उत्खनन होता है, या जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ जमीन के अंदर से या महासागरों के अंदर से निकाले जाते हैं, वहाँ उनके साथ में पहले बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन जब उनके साथ में अपन निकालते हैं बाद में उनको अपन शुद्ध करते हैं। तो सागरीय जल में पेट्रोलियम या ऑयल है या और कहीं भी मात्रा है किसी भी ईंधन की, तो उनके मिल जाने से, उनके संपर्क में आने से जो जल और उनके पेट्रोलियम पदार्थों के संपर्क से जो जल संपर्क में आएगा उनके साथ रासायनिक क्रिया करेगा तो वो जल प्रदूषित हो जाएगा, और उस प्रदूषित जल से वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जितने भी सागर में अगर मछलियाँ हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो उस प्रदूषित जल से नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये समुद्रों में भी पेट्रोलियम है जो अपन यूज लेते हैं, ईंधन के जितने भी स्रोत हैं
उनसे भी जल प्रदूषण होता है। जी हाँ, अपन ये कह सकते हैं समुद्रों में जैसे जलयान चलते हैं, नावें चलती हैं, उन नावों से निकलने वाला जो धुआं है उनके कारण भी जल का प्रदूषण होता है। या अपन कह सकते हैं जैसे अपन जलयान द्वारा पेट्रोलियम या ईंधन का किसी भी स्रोत का अपन परिवहन कर रहे हैं, और अगर वो कोई जहाज है या बड़ी नाव है, वो अगर वो डूब गई, अगर ईंधन से भरी हुई है, और फिर वो डूबने के साथ ही जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल से अगर भरी हुई जहाज डूब गई तो पेट्रोल और जो पानी का संपर्क होगा तो वहां के आसपास का जल क्या प्रदूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ईंधन के स्रोतों से भी प्रदूषण होता है। फिर अपन बात की जाए कि जल प्रदूषण के नियंत्रण यानी जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले है कि आम जनता में या अपन कह सकते हैं जनता में जागरूकता अभियान चलाकर, यानी लोगों को बताना होगा कि इन प्रदूषण से ये बीमारियां होती है। जागरूकता लाना, सरकार द्वारा नए कार्यक्रम चलाना जल के प्रदूषण को रोकने के लिए। तो इस प्रकार अपन जल प्रदूषण को रोक सकते हैं जागरूकता द्वारा, पहला काम। दूसरा काम है कूड़ा करकट कचरा को फेंके नहीं, यानी जितना भी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितना भी कूड़ा करकट है, उनको अपन को फेंकना नहीं चाहिए, चाहे गीला कचरा हो चाहे सूखा कचरा हो। अगर उनको अपन फेंकेंगे नहीं या उनको एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उनका जो विसर्जन करेंगे तो जल कम से कम प्रदूषित होगा। और अपन कहीं जगह भी फेंक दिया कूड़ा करकट, कहीं पर भी डाल दिया, तो उनके कारण जो बीमारियां होगी, उनके कारण जो रोग हो जाएंगे। लेकिन उसी कचरे को अपन अगर संग्रहित करके या इकट्ठा करके कहीं एक जगह निश्चित स्थान पर डालेंगे तो कम से कम प्रदूषण होगा। अगली बात, उद्योगों व सीवेज लाइनों के गंदे पानी की जो निकासी है, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं या उनके या महानगरों में जो सीवेज लाइनें होती हैं, उनके पानी की अगर सही रूप से निकासी की जाए तो जल के प्रदूषण को कम से कम होने में बहुत मदद मिलेगी या बहुत योगदान होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा उनसे ही होता है महानगरों में, क्योंकि वहां पर जल की निकासी सही नहीं है। फिर बात करते हैं सरकारी नीतियां व कानून द्वारा। सरकार की नीतियों व कानून के द्वारा भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। सरकार बेहतर से बेहतर जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए, कानून बनाए और अधिनियम बनाए, उसके तहत अपन जल प्रदूषण को होने से रोक सकते हैं। फिर 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भी बना हुआ है। भारत सरकार के द्वारा एक जल प्रदूषण नियंत्रण को रोकने के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया है, जिसके कारण जल प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।